प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 2024 राजीव अनसॉल्व्ड पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए स्टूडेंट। मैंने जो है स्टूडेंट सेट नंबर 1 में पार्ट नंबर 2 तक डाल दिया था बना करके। आज हम चलेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है स्टूडेंट 5 का घात तक मैंने करा दिया था। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। आज हम चलेंगे 6 का से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए। देखिए 6 का हमारा क्या कह रहा है, मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है जब विपरीत विपरीत अलग अलग जब विपरीत लक्षण लंबा व बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही क्या है, मेंडल के प्रभाविता का नियम। इसके बाद हम देखेंगे उदाहरण। ठीक है, क्या लिखना है, जब विपरीत लक्षण व लंबा व बौना पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। यही क्या है, मेंडल की प्रभाविता का नियम। उदाहरण में क्या है, हमने लिया है शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होते हैं, हमारे जनक होते हैं। और देखिए यहाँ पर जब ने हमने यहाँ पर संकरण कराया है तो हमें कैसा मिला है, लंबा पौधा मिला। इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया तो कैसा मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा है, लंबा पौधा है। तो ये पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में देखिएगा प्रिय स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर सिर्फ समझाने के तरीके के मैंने यहाँ पर एक ही टी और एक ही टी का संकरण कराया है। जबकि आप करा भी सकते हैं दोनों टी को अलग करके, यानी मतलब दोनों को युग्मक बना करके। जब दोनों टी को आप अलग अलग करेंगे तो पहले वाले टी का इसके साथ कराएंगे, फिर इस वाले टी का इसके साथ कराएंगे, फिर इस टी का इसके साथ, फिर इस टी का आप इसके साथ कराएंगे जब संकरण, तो सभी के सभी आपको ऐसे ही मिलेंगे लंबा पौधा, यानी मतलब लंबे पौधे ही आपको मिलेंगे। यानी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी ही आपको मिलेंगे। इसीलिए मैंने एक ही लिया है यहाँ पर, एक ही का संकरण कराया, एक ही टी का, क्योंकि सभी के सभी हमें मिलेंगे कैसे, लंबे पौधे। आप करा भी सकते हैं, ठीक है, मगर यही आपका राइट आंसर है। आप यही भी अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6 का हमारा खा कह रहा है, बहुजीनी वंशागति से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो हम चलते हैं बहुजीनी वंशागति के बारे में समझते हैं। उत्तर में आपको लिखना है, बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण प्रारूप का नियंत्रण करते हैं। ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है उसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। ठीक है, मैं सरल शब्दों में बता दूं स्टूडेंट कि यदि एक लक्षण का निर्धारण कई सारे जीन मिलकर करते हैं तो उस प्रकार की वंशागति को क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति। यह भी एक अच्छी परिभाषा होती है कि जब एक लक्षण को कई सारे जीन मिलकर के निर्धारित करें तो उस प्रकार की वंशागति को क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति कहते हैं। आपको बता दूं, जिंदा उदाहरण है, आपका उदाहरण जिंदा है, मनुष्यों में त्वचा का रंग, ये जिंदा उदाहरण है। ठीक है, मनुष्यों में त्वचा का रंग आप देख सकते, जो मनुष्यों में त्वचा का रंग है, जो लक्षण है, उस लक्षण को कौन से बहुत सारे जीन मिलकर के निर्धारित करते हैं। ठीक है, मनुष्य को में त्वचा का जो रंग होता है, काला हो या गोरा, कैसा भी रंग हो, कौन निर्धारित करते हैं, एक लक्षण को बहुत सारे जीन मिलकर के। उस प्रकार की वंशागति क्या कहते हैं, बहुजीनी वंशागति। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6 का ग हमारा कह रहा है, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है। उत्तर डाल करके विशेषता नंबर 1 हमें लिखना है, आनुवंशिक कूट त्रिक होता है। त्रिक को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, इसके बाद विशेषता नंबर 2 में हम देखते हैं, आनुवंशिक कूट असंदिग्धता दर्शाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को क्या करता है,
कोड करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद तीसरा विशेषता हम देखेंगे, तीसरी, आनुवंशिक कूट अनअतिव्यापी होता है। अनअतिव्यापी को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, प्रकूट के एक ही अक्षर का, प्रकूट के एक ही अक्षर का उपयोग दो विभिन्न, विभिन्न का मतलब अलग अलग प्रकूटों में नहीं किया जा सकता है। ये विशेषता नंबर तीसरी हो गई। अब हम देखेंगे विशेषता नंबर चौथी, क्या है, आनुवंशिक प्रकूट कोड की खोज नीरेनबर्ग एवं मैथाई ने की थी। किसने की थी खोज, नीरेनबर्ग एवं मथाई ने की थी, ठीक है, मैथाई। यही इसका क्या है, आंसर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, 6 का घ हमारा कह रहा है, 6 का घ, टाइफाइड व न्यूमोनिया के रोग जनक कौन हैं, उनके लक्षण लिखिए, ठीक है। तो हमें देखना है यहाँ पर कि टाइफाइड के रोग जनक कौन है। तो उत्तर में लिखना है टाइफाइड का रोग जनक, टाइफाइड का रोग जनक कौन होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके लक्षण कौन होते हैं, रोगी के बदन तथा सिर में दर्द रहता है। अगर समझ लो ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लो टाइफाइड है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है। कितना, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है। अगर इतना बुखार है समझ लो टाइफाइड के लक्षण आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमोनिया। तो इसका रोग जनक कौन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। यह भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। हालांकि ये क्वेश्चन का जो आंसर है, जो जीवाणु का नाम है, कठिन तो बहुत है मगर आपको याद करना ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद लक्षण के बारे में देखना है। लक्षण क्या है, अचानक शरीर का ठंडा होना। अगर अचानक शरीर का ठंडा ठंडा हो रहा है, अचानक शरीर में ठंडी आग लग रही है, शरीर में अगर आपको लग रही है तो समझ लो कैसा लक्षण आ गया, किसका है, न्यूमोनिया का। छाती में अगर दर्द हो रहा है समझ लो लक्षण किसके आ रहे हैं, न्यूमोनिया के। जुकाम हो गई तब भी समझ लो न्यूमोनिया का लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब भी समझ लो कैसा है, न्यूमोनिया के लक्षण आपके शरीर में आ गए हैं, यानी न्यूमोनिया होने वाली है। यह क्या है, इसके लक्षण है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो आपको लिखना है जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध। क्या लिखना है, जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीक विज्ञान, जिसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान की सबसे युवा एवं महत्वपूर्ण शाखा है। कौन, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्योंकि इसने मानव कल्याण का कार्य किया गया है। क्या हुआ है, क्योंकि इसने मानव कल्याण का कार्य किया गया इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि इसने मानव कल्याण का कार्य किया गया है इसमें। इसमें ये होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मानव कल्याण का कार्य किया गया है। किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। इस इस मानव जीवन के, देखिए ये एप्लीकेशन है, लिखा है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। मानव जीवन के सामान्य स्तर को ऊपर उठाने एवं मानव कल्याण हेतु किया गया है। यानी कि मतलब है कि जो मानव का जीवन है, उस मानव जीवन के सामान्य जो स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए और मानव कल्याण हेतु किया गया है। किसका उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम और आगे देखते हैं। और देखिए प्रिय स्टूडेंट, वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान की विभिन्न विभिन्न शाखाओं, जैसे कोशिका विज्ञान, कामा आणविक जैविकी, कामा सूक्ष्म जैविकी, कामा आनुवंशिक, आनु ये बड़ा आ है, आनुवंशिकी, कामा जैव रसायन तथा अभियांत्रिकी,
और उद्योग एवं अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़, पूरा जुड़ा हुआ, संयुक्त प्रयास है। पिछले 10 वर्षों में, ये पिछले है लिखा है, ठीक है, पिछले 10 वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। हम आगे देखेंगे भी कैसे परिभाषित किया गया है। ठीक है, और हम देखेंगे अत्यंत सरल शब्दों जैव तकनीकी जैव साधनों के औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाने की विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। कौन? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक स्तर के लिए, मानव जीवन के हर एक स्तर के लिए जैविक तंत्रों, जैविक क्रियाओं एवं अवस्थाओं के विकास एवं योजनाबद्ध तरीके से अनुप्रयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में स्टूडेंट। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।